नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ में जल्द खत्म होगा नक्सलवाद, दिल्ली के एमसीडी स्कूल क्यों हैं बेहाल, बात होगी गुजरात की बाढ़ की स्थिति पर और बताएंगे कल से ग्वालियर में शुरू होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के खिलाफ छात्रों का रोष, आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या दुष्कर्म मामले में कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के पानी की बौछार, भांजी लाठी। कर्नाटक में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाजपा का वार, कहा आबाद रहे दामाद चाहे राज्य हो जाए बर्बाद। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे दामाद बेटी के नाम पर आवंटित जमीनों पर पूछे सवाल, नैतिकता के आधार पर मांगा सिद्धारमैया से इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, रूस यूक्रेन संघर्ष पर हुई बातचीत, संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की भारतीय प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी लिस्ट, कुल 45 उम्मीदवारों की लिस्ट हो चुकी है जारी। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 18 सितंबर को 24 सीट पर होगा मतदान। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत में जनजीवन प्रभावित। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की गई जान। केंद्र ने सेना की 6 टुकड़ियों को राहत व बचाव के लिए किया आवंटित। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहली बार पहुंची डूरन कप के फाइनल में, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान का सामना पूर्व चैंपियन बेंगलुरु एफसी से। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर से। आज सुबह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित कई नेताओं ने राजधानी के कापसेड़ा इलाके के एक एमसीटी स्कूल का जायजा लिया। एमसीटी स्कूल आम आदमी पार्टी सरकार की कलई खोलते हुए नजर आए। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दोनों ने ही सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आप भी देखिए कैसे एमसीडी जीतने के 20 महीने बाद भी आम आदमी पार्टी इन स्कूलों के लिए कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इस बार दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर बिधूड़ी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कापासेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल का जायजा लिया। और दिल्ली भाजपा ने खुलासा किया कि किस तरह से कापासेड़ा दिल्ली नगर निगम के स्कूल में विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह भी मौजूद रहे। हम सब यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अगुवाई में हमारे सांसद आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी के साथ मैं स्वयं राजा इकबाल सिंह, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली नगर निगम, आज स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए कापासेड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आए। हमें बहुत उम्मीद थी, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली का रोल मॉडल हम यूरोप के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। अभी हम 7 वाले क्लास में गए, हमारे बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, 2-2 क्लासों को क्लब कर कर फटी दरियों के ऊपर हमारे बच्चे बैठे हुए। आप इस क्लासरूम में देखिए बच्चों की क्या हालत कर दी। कौन कह सकता है ये निगम का स्कूल है? भारतीय जनता पार्टी का भी समय था, हर एक बच्चा एक डेस्क में बैठता था, बच्चों को अप्रोप्रिएट टीचर दे रखे थे। आज क्लासरूम के अंदर टीचर्स ही नहीं है, बच्चे यहाँ आकर क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पर टॉयलेट देखने जब हम गए, इतने गंदे टॉयलेट कि अगर आप टॉयलेट के 1 किलोमीटर पास में नहीं जा सकते। दिल्ली भाजपा लगातार दिल्ली नगर निगम में काबिज आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती रही है और एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि किस तरह से विश्व स्तरीय मॉडल की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में किस तरह की
शिक्षा दे रही है और किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों पर और अब एमसीडी के स्कूलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये थी एमसीडी स्कूलों की कलई खोलती है रिपोर्ट। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार चल रही है। राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे इस राज्य को जल्द ही निजात मिलेगी। देखिए हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। देश से जल्द होगा नक्सलवाद का खात्मा। मार्च 2026 की तय हुई डेडलाइन। सरेंडर पॉलिसी और विकास के दम पर होगा नक्सलवाद खत्म। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक्शन किया जा रहा है। बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पिछले 8 महीनों में 147 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं और 631 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 60,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। ये राज्य की सुरक्षा में दिन रात डटे हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये जवान खास तौर पर सक्रिय हैं। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा सीएएफ के जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा बस्तर बटालियन, पुलिस, डीआरजी के जवान भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। नक्सलियों के गढ़ में सेना और राज्य पुलिस मिलकर लगातार अभियान चला रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा और अधिक मजबूत माना जा रहा है। राज्य में लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर भी हो रहा है। इससे नक्सलियों की राज्य में फैली जड़ें उखड़ने भी लगी हैं। सेना नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रही है। इसी का नतीजा है कि पिछले 8 महीने में राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 46 नए कैंप स्थापित किए हैं। इस दौरान 546 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 559 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी तरह 147 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी मिली है। वहीं सिर्फ अगस्त महीने में ही 179 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में नक्सली सक्रिय हैं। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, आबगढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली जिले शामिल हैं। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब ये राज्य भी इस प्रभाव से बाहर निकल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रहे हैं। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, जिससे जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। अचानक से कोई आपके घर आकर उसे अपना बता दे और आपसे उसे खाली करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? दरअसल बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर फतुआ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फतुआ के गोविंदपुर गांव को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कुछ गांव वासियों को 1 महीने में अपने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन उनकी है। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है। देखिए इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पटना से आया अजीब मामला सामने। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लोगों से घर खाली करने को कहा। पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं लोग। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा, जमीन उनकी। लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को संसद में पास होने से रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा के गोविंदपुर गांव में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक खेल खेला जा रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 15 परिवार हैरान भी हैं और परेशान भी। दरअसल उनके घरों पर अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया।
नोटिस में बोर्ड ने घर को खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है, जबकि लोगों का दावा है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि गोविंदपुर के पिछले हिस्से में एक मजार है। उस मजार से शुरू होकर आसपास की पूरी जमीन कब्रिस्तान की है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पहले कभी कब्रिस्तान रहा ही नहीं। अगर कब्रिस्तान होता तो कोई घर क्यों बनता। हम लोग हाई कोर्ट की तरफ गए और वहाँ हम लोग को राहत मिला है, लेकिन फिर भी वह बोर्ड गाड़े हुए हैं ज़बरदस्ती अपना हम लोग को उसमें खाता खेसरा लिखे हुए ज़मीन का, और ज़बरदस्ती हर तरह से ज़बरदस्ती करता है और नहीं हटा रहा है बोर्ड अभी तक। हम लोग का हाई कोर्ट से मिला है कि इन लोग का ज़मीन है, सब चीज़ है, और उसके बाद ही बोर्ड गाड़े हुए हैं। गोविंदपुर के लोगों ने परेशान होकर जमीन के मालिकाना हक की जांच के लिए डीएम के पास आवेदन किया है। इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखित जवाब दिया कि जमीन रैयत है। इसका अर्थ है कि जमीन का मालिकाना हक वहां के रहने वालों का है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं। इसके बाद मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से जमीन के कागज दिखाने को कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संतोषजनक जवाब ही नहीं था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस पर स्टे लगा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गोविंदपुर के पास बाजार समिति बन रही थी। इसके लिए कुछ दिनों पहले सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें उस जमीन का भी कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में उसका मुआवजा स्थानीय व्यक्तियों को दिया था। कागज पत्तर जितना है खतियान में वो सब सही है सर। हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से हम लोग के डिग्री भी हुआ, वो हम लोग वही काम कर रहे हैं और बबलू मियाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं वक्त का ज़मीन है, ज़मीन को खाली कीजिए। तो कैसे कर। मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि पहले मौखिक रूप से भी कई जमीन वक्फ बोर्ड की होती थी। साथ ही राज्य में कई ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। बोर्ड के पास हर जमीन की डीड नहीं है। पहले ये ओरल होता था, कब्रिस्तान कोई रजिस्टर्ड नहीं होता था, ओरल दे दिया गया। शमशान के लिए जमीन लोग ओरल दे दिया करते थे कि भाई यहाँ शमशान होगा, यहाँ कब्रिस्तान होगा। ओरल मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी जाती थी। तो वक्फ बाई विल होता है, वक्फ बाई डीड होता है और वक्फ बाई यूजर भी होता है, जिसको ओरल कब्रिस्तान में दे दिया गया, जिसका कोई भी डीड नहीं है। इस विवाद के साथ ही एक बार फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद उम्मीद है ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। गांव वालों ने जमीन के मालिकाना हक की जानकारी के लिए डीएम के पास आवेदन किया था। डीएम ने लिखित रूप में बताया है कि ये जमीन रैयती है। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है। बिहार के कई कोर्ट में ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, लेकिन कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है। वक्फ बोर्ड ये कोर्ट को नहीं बता पाता है कि उसके पास ज़मीन कैसे आई है। ऐसा ही ये मामला फतुहा का भी है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से जय कुमार के साथ मधुरेश नारायण। वक्फ बोर्ड के दावा किए हुए तमाम जमीनों के कई ऐसे मुकदमे देश भर की कई अदालतों में चल रहे हैं। उम्मीद की एक तरह से किरण सिर्फ वक्फ संशोधन बिल है जो आने वाले समय में सामने आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। बताएंगे आपको गुजरात में क्या है मॉनसून की स्थिति। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार आगे आई है और सेना की टुकड़ियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया है। देखिए गुजरात से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ से बेहाल गुजरात।
सभी जिलों में लगातार जारी है भारी बारिश। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। केंद्र सरकार ने तैनात की सेना की 6 टुकड़ियां। 30 अगस्त तक पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित। अपनी क्षमता से अधिक भर चुके हैं बांध। ये तस्वीरें राज्य की स्थिति को बयां कर रही हैं। लगातार हो रही बारिश से गुजरात में आम जनजीवन कैसे रुक सा गया है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जारी है। राज्य सरकार की मदद के लिए अब केंद्र सरकार भी सामने आई है। केंद्र सरकार ने सेना की 6 टुकड़ियों को राज्य के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है। सेना द्वारका, आनंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिले में राज्य सरकार की सहायता करेगी। राहत और बचाव कार्य में सबसे बड़ी परेशानी है लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन के लिए पूरे राज्य में रेड अलर्ट घोषित किया है। खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि क्षेत्र में और अधिक बारिश की आशंका है। गुजरात ने औसत मानसून का लगभग 100% पूरा कर लिया है। विश्वामित्री, अंबिका, आजी, पूर्णा नदियों सहित राज्य की 15 नदियां उफान पर हैं। 76 बांध अपनी क्षमता से अधिक भर चुके हैं और 96 बांध हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकी तो लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लगातार गुजरात सरकार कोशिशें कर रही है कि इस आपदा से निपटा जाए और अगले कुछ दिनों तक जो भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से, उससे होने वाली जो त्रासदी है उससे किस तरीके से निपटा जाए और किस तरीके से जान माल की रक्षा की जाए, उसके लिए गुजरात सरकार पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद, गुजरात। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी आज गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों के साथ राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। साथ ही बताएंगे राज्यों से जुड़ी अन्य खबरें भी। बने रहिए हमारे साथ भारत एट 7 में। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और इसी क्रम में उज्जैन और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद अब 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। निवेशकों को आकर्षित करना उद्देश्य। ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर रहेगा विशेष जोर। कई बड़े उद्योगपति होंगे कॉन्क्लेव में शामिल। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल क्षेत्र निवेश की संभावना से भरा हुआ है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में कॉन्क्लेव के आयोजन का फैसला लिया है। ग्वालियर राजधानी दिल्ली से नजदीक है और यहाँ से हर जगह की कनेक्टिविटी बेहतरीन है। ऐसे में इस कॉन्क्लेव के जरिए ग्वालियर चंबल की ओर निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
अब तक 7 देश के ट्रेड कमिश्नरों ने इसमें आने के लिए सहमति भी दे दी है। देखिए, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक अच्छी पहल प्रारंभ की है कि रीजनल कॉन्क्लेव शुरू किए हैं और इसके कारण से उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्या संभावनाएं हैं और वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल, ऐसे लोकलिटी के आधार पर भी उद्योगों की स्थापना एक अच्छा प्रयास है। स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस कॉन्क्लेव के दौरान बायर सेलर मीट भी आयोजित होगी। इस मीट के लिए लगभग 3000 उद्यमियों ने पंजीकरण करवाया है। नीदरलैंड, जाम्बिया, कनाडा, कोस्टारिका, ताइवान, टोंगो व घाना ने अब तक इसमें शामिल होने की सहमति जता दी है। इस दौरान प्रदर्शनी सेक्टर और कई प्रेजेंटेशन भी दिए जाएंगे। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के व्यवसायियों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल चर्चा भी की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे। 28 तारीख को जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित हो रही है, उसकी तैयारियों के संबंध में एवीसी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य जो आशय था वो ये जानने का था कि किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट सिनारियो जिले में बन सकता है, कौन कौन से विभिन्न सेक्टर्स हैं जहाँ की इंडस्ट्रीज को हम लोग जिले में अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिले में क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनके कारण हम अपनी मार्केटिंग करके बता सकते हैं कि ये जिला इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही फ्रूटफुल डेस्टिनेशन है। हम लोगों द्वारा सूक्ष्म सुझाव दिए गए, समय कम था, हमने उनको बताया कि ये मुरैना जो है गेटवे ऑफ इंडस्ट्री है एमपी का, इसमें प्रचुर संभावनाएं हैं। कुछ विकास मुरैना और ग्वालियर के बीच में अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है, जिसको प्लान्ड तरीके से करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में उज्जैन में पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी। इस कॉन्क्लेव में 35 से अधिक कंपनियों की ओर से करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसके बाद जुलाई के महीने में जबलपुर में ये कॉन्क्लेव हुई। इस दौरान लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मंजूर हुए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये कॉन्क्लेव सफल साबित होगा। मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरपूर है। मध्य प्रदेश के पास वो सब है जो उद्योग धंधे लगाने के लिए जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में आंचलिक स्तर की व्यवस्थाओं को, वहाँ की सुविधाओं को, वहाँ की खूबियों को निवेशकों तक पहुँचाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के सम्मेलन कारगर सिद्ध हो रहे हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि ग्वालियर का ये निवेश सम्मेलन मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। कैमरामैन गौरव निरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और छत्तीसगढ़ महादेव सट्टा ऐप मामला एक